जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा 20 जुलाई 2023 को जारी किए गए एक पत्र के बारे में। जब इन पूर्व सैनिकों द्वारा अपनी मांगों को मांग पत्रों के जरिए अलग अलग चैनल से रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय के पास में पहुंचाई गई, तो ये सब आपके मांग पत्र जाकर इकट्ठा हुए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास। और इन मांग पत्रों में से जो कॉमन आपके इश्यूज थे उन सब इश्यूज को लिया गया और 13 इश्यूज को शॉर्ट लिस्ट करके उनके ऊपर स्टेटस बता दिया कि जो भी मांगें जेसीयू एंड ओआर द्वारा की जा रही है उनमें कोई मेरिट नहीं है, वो मानने योग्य नहीं है और उनके ऊपर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि उनकी मांगों को माना जाए। इससे जेसीयू एंड ओआर के मनोबल को झटका लग सकता है और आगे जो जेसीओज एंड ओआर 23 जुलाई को, 6 अगस्त को अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी मांगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा विराम लग सकता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने ये लेटर जारी इसीलिए किया है कि पूर्व सैनिकों को ये अवगत हो जाए कि जो भी मांगे आप उठा रहे हो उनके ऊपर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिनके जरिए आपकी मांगों को स्वीकार किया जाए। तो आइए, ये 13 ऐसी कौन से इश्यूज हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने हाईलाइट किए हैं और उनका जवाब भी दिया है। सबसे पहले, फिटमेंट फैक्टर फॉर जेसीओ इज ओनली 2.57 एंड फॉर ऑफिसर्स इज 2.87। इस पूरे लेटर में मैंने एक एनोमली पाई है कि इसमें ओआर को कहीं शामिल किया ही नहीं है, केवल जेसीओज और ऑफिसर्स के बीच में भेदभाव को प्रकट किया है। तो ओआर किस श्रेणी में है? यहाँ जब जब जेसीओ का नाम आए तो उसके साथ में ओआर का भी नाम ऐड होना चाहिए, क्योंकि जेसीओ एंड ओआर अपनी अलग मांगे रख रहे हैं और अधिकारी ग्रुप अपनी अलग मांगे रख रहा है। और दूसरा इश्यू है बेनिफिट ऑफ ओआरओपी नॉट एप्लीकेबल फॉर प्री मेच्योर रिटायरीज हु गेट प्री मेच्योर रिटायरमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014। पहले हम इन इश्यूज को समझ लेते हैं और इसके बाद में डीएसडब्ल्यू ने क्या रिप्लाई दिया है उसको समझेंगे। तीसरा इश्यू है इक्वल एमएसपी शुड बी फिक्स्ड फॉर जेसीओज एज वेल एज ऑफिसर्स। यहाँ पे जेसीओज की बात कही जा रही है, जबकि ओआर की भी मांग है कि अधिकारियों के बराबर एमएसपी हो। चौथा इश्यू है ऑफिसर्स हैव बीन मोर बेनिफिटेड देन जवान्स एंड ऑनरी रैंक्स इन फिक्सेशन ऑफ पेंशन अंडर 1 रैंक 1 पेंशन 2। पांचवा इश्यू रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ विडो पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन। छठा इश्यू है डिमांड्स फॉर ग्रांटिंग इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन टू ऑफिसर्स एंड जवान्स। सातवां इशू है रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ सर्विस पेंशन टू द पर्सनल हु रेंडर्ड सर्विसेज लेस देन 15 years एंड पार्टिसिपेटेड इन 1965 एंड 1971 वार्स। एट्थ इशू है डिमांड्स फॉर इन्हांसमेंट ऑफ रिजर्विस्ट पेंशन एंड ग्रांटिंग बेनिफिट ऑफ ओआरओपी टू देम। नाइन्थ इशू है रैंक वेटेज एज मेंशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर डेटेड 17 जनवरी 2023 should be restored for calculation of pension as lateral entry system as recommended by the 6th Central Pay Commission wide para chapter 2.4 has not been implemented to date। 10वां इशू है डिमांड फॉर 75% पेंशन ऑफ लास्ट पे ड्रॉन। 11वां इशू है बेनिफिट्स ऑफ MSCP may be extended to pre 2006 retirees also। और 12वां इशू है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 1 मैन जुडिशियल कमेटी। और फाइनल है पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेसिया अवार्ड टू ECOs/SSCOs हु पार्टिसिपेटेड इन 1965 एंड 1971 वार। तो आइए एक एक करके इशू को हम जान लेते हैं कि जो पहला इशू है जेसीओ एंड ओआर का कि ऑफिसर्स को 2.81 फैक्टर दिया गया, जबकि जेसीओ एंड ओआर को 2.57 फैक्टर से 7वें पे कमीशन में पे और पेंशन रिवाइज करी गई। तो फैक्टर 2.57 एंड 2.81 के जवाब में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने कहा कि इंडेक्स ऑफ राशनलाइजेशन
while making enhancement of level from pay band 1 to 2, 2 to 3 and 3 onwards। यानी पे बैंड 1, 2, 3, 4 जैसे पे बैंड बढ़ता गया उसी हिसाब से जो फैक्टर है वो भी बढ़ता गया, यानी जितनी बड़ी रैंक उतना ज़्यादा पे और पेंशन का रिवीजन। यहाँ पे देख सकते हैं कि पे बैंड 1 के लिए 2.57 और एट पे बैंड 1 दिस इंडेक्स इज 2.57 एंड इंक्रीजिंग टू 2.62 फॉर पर्सनल इन पे बैंड 2। यानी जैसे ही पे बैंड 1 में जितने JCOR आ रहे हैं उनके अलावा पे बैंड 2 में जाते ही ये फैक्टर 2.62 हो गया, यानी 2.62 से ही पे और पेंशन का रिवीजन हुआ। और उसके बाद पे बैंड 3 में 2.67, तो JCO एंड OR पे बैंड 1 में आ रहे हैं 2.57 ही है, लेकिन अधिकारियों के लिए 2.62, 2.67, उसके बाद 2.72 और HAG के लिए बढ़कर 2.81 हो चुका है। तो इस प्रकार जो 7वें पे कमीशन में इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो फैक्टर यूज किया गया है वो बिल्कुल सही बात है कि 2.81 का किया गया है। अब इस बात को लेकर JCO एंड OR अपनी बात रख रहे हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि केवल 2.57 से ही फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, 2.81 यूज किया गया नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि जितनी बड़ी रैंक उतना ज़्यादा पे और पेंशन का रिवीजन किया गया है। दूसरा इश्यू है बेनिफिट ऑफ OROP नॉट एप्लीकेबल फॉर प्री मेच्योर रिटायरीज हु गोट प्री मेच्योर रिटायरमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014। ये मांग OROP 2 लागू होते ही शुरू हो गई कि जो प्री मेच्योर रिटायरीज है 1 जुलाई 2014 के बाद में उनके लिए OROP लागू क्यों नहीं है। तो इसमें रक्षा मंत्रालय के एक लेटर 7 नवंबर 15 और 4 जनवरी 2023 जो कि रिवीजन का है OROP का लेटर है। इसके अकॉर्डिंग पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2014 ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट अंडर रिलेवेंट रूल आर नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ OROP। यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ आर्बिट्रेटरी यहाँ स्टेटमेंट आई है कि 7 नवंबर 15, जबकि 7 नवंबर 15 का लेटर हमें देखेंगे तो हैंस फोर्थ लिखा हुआ है, मतलब कि 7 नवंबर 15 के बाद में 3 आर्मी रूल को छोड़ के जो प्री मेच्योर रिटायरमेंट आएगा उसको OROP का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ये बिल्कुल ही मिस गाइड किया जा रहा है कि इन दोनों लेटर में ये लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2014 के बाद में कोई PMR आएगा तो उसको OROP नहीं मिलेगा, जबकि इन दोनों लेटर को उठा के देखेंगे तो दोनों लेटर में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। हाँ, 4 जनवरी 2023 के लेटर में ये लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2014 के बाद में जो भी PMR आएगा उसको OROP का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन 7 नवंबर 15 के लेटर में ये बात नहीं लिखी हुई है, इसमें ये लिखा हुआ है हैंस फोर्थ, यानी 7 नवंबर 2015, और उसमें भी 3 आर्मी रूल दिए हुए हैं। तो उसके मुताबिक यहाँ पे ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, JCO एंड OR को गुमराह किया जा रहा है। और इसी मांग को लेकर वो अपनी मांग रख रहे हैं कि 1 जुलाई 2014 के बाद में जो PMR आए हैं उनको भी OROP मिलनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ OROP कंटेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर डेटेड 7 नवंबर 15 हैज बीन अपहेल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 16 मार्च 2022। इसका भी फायदा उठाया जा रहा है कि 7 नवंबर 15 के लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल जेन्युइन बताया है, वैलिड बताया है, अपहेल्ड किया है। तो इस प्रकार अब JCO एंड OR को यहाँ पे मिसगाइड भी किया जा रहा है लेटर्स के जरिए, जबकि ऐसी बात है नहीं। और 7 नवंबर 2015 के लेटर के अनुसार PMR वालों को भी OROP का लाभ मिलना था। अब इक्वल MSP की बात कहें तो तीसरा इश्यू है इक्वल MSP शुड बी फिक्स्ड फॉर JCOs एज वेल एज ऑफिसर्स, यानी JCO की MSP ऑफिसर्स के बराबर करनी चाहिए, ऐसी मांग उठा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो जवाब है वो कहा गया है कि छठे पे कमीशन में जब MSP को डिसाइड किया जा रहा था JCO एंड OR के लिए, तो जो छठे पे कमीशन फाइनलाइज द अमाउंट ऑफ ₹1000 पर मंथ, यानी छठे पे कमीशन ने कहा कि JCO एंड OR को 1000 रुपये पर मंथ MSP दी जाए। एज दे वर नॉट पेड एनी रैंक पे इन द 5th रिजाइम सिमिलर टू द ऑफिसर्स ऑफ 6th CPC रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि छठे पे कमीशन से पहले JCO एंड OR को कोई रैंक पे नहीं दिया जा रहा था, जबकि ऑफिसर्स को रैंक पे दिया जाता था। इसलिए ऑफिसर्स की रैंक पे को शामिल करते हुए MSP का रिवीजन हुआ और 6000 रुपये पर मंथ किया। वहीं दूसरी ओर छठे पे कमीशन ने रिकमेंड किया कि JCO एंड OR को 1000 रुपये पर मंथ ही दिया जाए, लेकिन सरकार ने रहम करते हुए इस 1000 को 2000 किया। फर्दर द 7th CPC वाइड इट्स पैरा 6.2.113 stated that the commission doesn't see any merit in
डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्रांट ऑफ एमएसपी, यानी 7वें पे कमीशन रिपोर्ट में कहा कि छठे पे कमीशन ने जो एमएसपी रिकमेंड कर दी उसको हम डिस्टर्ब करना नहीं चाहते और उसी के अनुसार 2.57 से मल्टीप्लाई करके और 7वें पे कमीशन में एमएसपी का रिवीजन हो जाना चाहिए और उसी के मुताबिक सरकार ने कर दिया। तो यहाँ पे सरकार की ओर से जो 1000 से 2000 किया गया उस बात को भी भुनाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि बन तो 1000 रुपये ही थी एमएसपी, जेसीयू एंड ओआर की 1000 रुपये ही एमएसपी बन रही थी, लेकिन सरकार ने मेहरबानी करके 2000 रुपये कर दी। तो आप अब 2000 रुपये से संतुष्ट हो जाए और 7वें पे कमीशन में 2000 को आपका 2.57 कर दिया। तो जेसीयू एंड जवानों का 2.57 हुआ, लेकिन किसी किसी का 2.87 से भी ये एमएसपी मल्टीप्लाई हुआ होगा और आखिरकार ये जाके 15,500 पे रुका। और जो हायर रैंक है उनको एमएसपी, जो टॉप रैंक है 2 रैंक, उनको एमएसपी नहीं मिलती है। उनके लिए जो एचएजी प्लस कैटेगरी में आते हैं, 2.81 वाले में आते हैं, तो उनके लिए एमएसपी का रिवीजन नहीं हुआ है, लेकिन बाकी सभी के लिए एचएजी 1 से नीचे वाली रैंक के लिए एमएसपी का रिवीजन हुआ है और 15,500 रुपये पर मंथ ऑफिसर्स को कर दिया है और 5,200 रुपये जेसीओ एंड ओआर को, और एक कैटेगरी जिसको एमएसपी लागू ही नहीं है उनको 10,800 रुपये कर दिए। चौथा पॉइंट है ऑफिसर्स हैव बीन मोर बेनिफिटेड देन जवान्स एंड ऑनररी रैंक इन फिक्सेशन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी 2। ये आरोप लगातार जेसीयू एंड जवान लगा रहे हैं और बात भी बिल्कुल सही है कि ऑफिसर्स को ओआरओपी 2 में ज़्यादा फायदा हुआ है और जेसीयू रैंक को बिल्कुल नहीं हुआ है। सिपाही एंड नायक को थोड़ा ज़्यादा और हवलदार को बिल्कुल ही नील के बराबर फायदा हुआ है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो ओआरओपी का फॉर्मूला लिया गया था 2018 की एवरेज पेंशन के अनुसार लिया गया था। अब किसी की पेंशन बहुत ज़्यादा होगी तो उनका एवरेज भी ज़्यादा निकल के आएगा, और बेचारे जेसीयू एंड जवानों की पेंशन है ही कम तो उनका एवरेज कम ही निकल के आएगा। जहाँ पे 2.81 फैक्टर यूज़ किया जाएगा तो पता ही है कि पे और पेंशन का रिवीजन ज़्यादा होना है, तो ऊपर के अधिकारियों की पेंशन बहुत ज़्यादा हो गई और जेसीओज की बिल्कुल रिवीजन हुई नहीं। और ओआर की तो आप खुद देख पा रहे हो, आपकी भी हुई है, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 1500, मैक्सिमम 2000 रुपये पर मंथ रिवीजन हुआ है। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है घुमा फिरा के कि 2018 का जो एवरेज लिया गया उसी के मुताबिक पेंशन का रिवीजन ओआरओपी 2 में हुआ है। और ये बात 16 मार्च 2022 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी बिल्कुल सही पाई जा रही है, जो कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने ये केस फाइल किया था, जिनके जो टॉप मोस्ट कमांडर है वो एक रिटायर्ड अधिकारी है। 5वां इशू रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ विडो पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन। तो यहाँ पे 132वीं रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 2016-17 की, उस रिपोर्ट के मुताबिक और 7वें पे कमीशन में इस प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई है कि विडो पेंशन को सर्विस पेंशन के बराबर किया जाए, इसलिए इस इश्यू में भी कोई मेरिट नहीं दिखती है, इसलिए इस बात को भी मानने योग्य नहीं है। छठा इशू था डिमांड्स फॉर ग्रांटिंग इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन टू ऑफिसर्स एंड जवान्स। तो इस बात पर भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने कहा कि जो पॉलिसी है डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर वो ऑल रैंक्स के लिए कैलकुलेटेड एट ए यूनिफॉर्म रेट। द रेट disability element is 30% of recoverable amounts for 100% disablement subject to proportionate reduction in case of disability less than 100%। तो छठे पे कमीशन से जो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर बड़ा बदलाव हुआ है, जो ऑफिसर्स को परसेंटेज के आधार पर ज़्यादा मिली है, और उससे पहले जो फॉर्मूला लिया जा रहा था उसके मुताबिक ऑफिसर्स की नहीं बढ़ रही थी, तो इन्होंने बड़ा बदलाव करवाते हुए अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग बेसिक पे का यदि 30% होता है तो इनकी बेसिक पे बहुत ज़्यादा है, ओआर से 4 गुना ज़्यादा होती है, तो उनकी डिसेबिलिटी नेचुरली 4 गुना ज़्यादा बनेगी। और ओआर की बेसिक पेंशन के अनुसार यदि 30% कैलकुलेट किया जाए, जो कि 50% में 50% डिसेबिलिटी के ऊपर 30% मिलती है, तो वो 7,000 से 8,000 आती है। जेसीओज की बेमुश्किल 10,000 रुपये के लगभग आती है, और अधिकारियों की 70 से 80,000 रुपये बनती है। द सर्विस एलिमेंट इज कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ द रिकॉर्डेबल अमाउंट। इज दिस वे द टोटल डिसेबिलिटी पेंशन सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट फॉर 100% डिसेबिलिटी इज 80% ऑफ द रिकॉर्डेबल एमोलमेंट्स। देयर इज नो चेंज इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, यानी इस पॉलिसी में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और उसी के मुताबिक जो डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है। 7वां पॉइंट है रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ सर्विस पेंशन टू द पर्सनल हु रेंडर्ड सर्विस लेस देन 15% एंड पार्टिसिपेटेड इन 1965 एंड 71 वार्स।
कि ऐसे जवान जो 15 साल से नीचे जिन्होंने सर्विस की है और 1965 और 71 की लड़ाई में लड़ाई लड़े हैं, तो उनको सर्विस पेंशन दी जाए। तो इसके बारे में कहा कि जो करंट पॉलिसी है कि 20 साल अफसर्स के लिए और जवानों के लिए 15 साल, उससे यदि कम कोई करता है तो उसको सर्विस पेंशन नहीं मिलती है। और ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि कोई वार या किसी ऑपरेशन में लड़ाई लड़ने की जाता है तो उसको सर्विस पेंशन दी जाए, इसलिए हम सर्विस पेंशन नहीं देंगे। 8वां पॉइंट है डिमांड फॉर इन्हांसमेंट ऑफ रिजर्विस्ट पेंशन एंड ग्रांटिंग बेनिफिट ऑफ OROP टू देम। रिजर्विस्ट के लिए जो 1 मैन जुडिशियल कमेटी रेडी कमेटी है, उसकी ओर से कहा गया है कि रिजर्विस्ट बेमुश्किल 1000 से 1500 लोग हैं हमारे देश में, वो नहीं है तो उनकी विधवाओं को शॉर्ट लिस्ट करके उनके बारे में पूरा पता लगाते हुए उनको रिजर्विस्ट पेंशन दी जाए और सर्विस पेंशन के बराबर दी जाए। लेकिन ये 1 मैन जुडिशियल कमेटी अभी तक, ऐसा कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय में इसके ऊपर अभी भी एग्जामिन हो रहा है, इसको अभी भी रक्षा मंत्रालय बार बार पढ़ रहा है कि क्या क्या करना है, जबकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी रिजर्विस्ट हो या उसकी विडो हो, वो छूटनी नहीं चाहिए, उसको पूरा लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय की शर्तों के अनुसार उन्होंने एक्चुअल लड़ाइयाँ लड़ी है और जो भी कंडीशन रही होगी कि वो इमरजेंसी तौर पे भर्ती हुए और एज ए रिजर्विस्ट उन्होंने अपनी सर्विस पूरी 15 की हो या ना की हो, लेकिन उनको पेंशन सर्विस पेंशन के बराबर दी जाए। लेकिन ये 1 मैन जुडिशियल कमेटी की रिकमेंडेशन अभी भी सरकार मानने को राजी नहीं है, ना ही उस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा रहा है। वो तो बीच में कुछ एक हमारे सैनिक संगठनों द्वारा RTI के जरिए कॉपी मंगवाई, तब हमें पता चला, बड़ा खुलासा हुआ कि 1 मैन जुडिशियल कमेटी ने सैनिकों के पक्ष में क्या बातें कही और उनके विपक्ष में क्या बात कही। अब बात कही जा रही है कि 2013 में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने ही लेटर जारी किया था कि मैक्सिमम ऑफ द पेंशन, जो रैंक वेटेज है उसके अनुसार पेंशन दी जाएगी, और छठे पे कमीशन की ये रिकमेंडेशन थी और फाइनल इसके ऊपर लेटर भी जारी हो चुका था। इसकी मांग JCO एंड OR लगातार भी कर रहे हैं, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट भी कर रहा है। हालांकि अभी 20 जुलाई 2023 को फिर से इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने लेटर लिखा है रक्षा मंत्रालय को कि आप 2013 का जो लेटर जारी है 17 जनवरी 2013 का, उसके मुताबिक रिस्टोरेशन करें पेंशन का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि छठे पे कमीशन से पहले द फुल पेंशन वाज लिंक्ड विद द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 33 ईयर्स। जैसे क्वालिफाइंग सर्विस कम होती थी, पेंशन उसी के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जाती थी। लेकिन छठे पे कमीशन के बाद में जो पेंशन है वो 50% पे कैलकुलेट की जाती है इरेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस। हैंस द कंसेप्ट ऑफ वेटेज ऑफ ईयर्स इन क्वालिफाइंग सर्विस हैज बिकम इररिलेवेंट। यानी जो आप मांग कर रहे हैं रैंक वेटेज की, वो इररिलेवेंट है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने ही कहा 2013 में, जबकि छठा पे कमीशन 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ। इसके बाद 2013 में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने लेटर जारी किया कि रैंक वेटेज के आधार पर हम पेंशन देंगे और उनकी पेंशन को रिस्टोर किया जाना चाहिए। लेकिन अब इसमें जवाब लिख के आ रहा है कुछ उल्टा ही है। वो आप समझ सकते हो कि कितने बयानों में बदलाव किए जा रहे हैं सरकार की ओर से और सरकार के रक्षा विभागों की ओर से भी। 10वां पॉइंट है डिमांड ऑफ 75% पेंशन ऑफ द लास्ट फेड रन। 1973 में 75% पेंशन मिलती थी JCO एंड OR को, और ऑफिसर्स को 50% से कम मिलती थी। अब JCO एंड जवानों की पेंशन को 75% से 50% कर दिया गया, और ऑफिसर्स को जो कम पेंशन मिलती थी 50% से, उसको बढ़ा के 50% ला के रोक दिया। यानी JCO जवान और अधिकारियों को पेंशन को बराबर कर दिया, जिससे अधिकारियों को तो बहुत ही मोटा फायदा हुआ। लेकिन JCO एंड जवानों की पेंशन 25% तक कम कर दी गई। जहां अभी कोई यदि 40,000 रुपये कोई लास्ट पे ले रहा हो तो 75% पेंशन के अकॉर्डिंग उसको 30,000 रुपये पर मंथ पेंशन लागू होती है। वो अब 50% कर दी तो अब 20,000 रुपये पर मंथ ही पेंशन मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रोपोजल लाया गया तो फाइनल भी हो चुका था। फर्दर देयर इज़ नो प्रोपोजल अंडर एग्जामिनेशन फॉर चेंजिंग द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। कहा जा रहा है कि जब सरकार ने पॉलिसी बना दी उसी पॉलिसी के ऊपर आपको पेंशन मिल रही है, और इसमें बदलाव लाने के लिए कोई भी प्रोपोजल रक्षा मंत्रालय या डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास में नहीं है। यानी सब पॉइंट आपको आप देख पा रहे हैं कि हर एक पॉइंट को आपको डिनाई किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। केवल स्पष्टीकरण है ताकि आगे जब कोर्ट में मामला जाए तो ये लेटर वहाँ पे पेश कर दे कि हमने JCO एंड OR को जब ये धरना दे रहे थे पहले ही बता दिया कि आप जो मांगे उठा रहे हो उनका हमने जो जवाब दिया है उसके अनुसार आपकी एक भी मांग जायज़ नहीं है और ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, इसलिए आपकी मांगों को माना नहीं जा सकता। 11वां पॉइंट है बेनिफिट ऑफ MSCP में बी एक्सटेंडेड टू प्री 2016 रिटायरीज आल्सो। तो यहाँ पे फिर कहा जा रहा है कि MSCP है वो छठे पे कमीशन में आई थी
और छठे पे कमीशन में एमएसपी आने के बाद में लगातार एमएसपी मिल रही है। और द सेम कैन नॉट बी अलाउड टू दोज हु हैव नॉट अर्न द बेनिफिट बीइंग रिटायर्डीज ऑफ प्रियर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम आई 2006 में, और इससे पहले यदि कोई रिटायरमेंट हो चुका है तो वो स्कीम में शामिल नहीं है, इसलिए उसको एमएसपी नहीं दी जा सकती। ये तो सभी को पता है, इसके ऊपर स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता क्या है। मांग की जा रही है कि प्री 2016 वालों को भी एमएसपी दी जाए, उसके ऊपर क्या बात कही यहाँ पे जो मांगे हैं उनको प्रोपोजल में शामिल ना करते हुए केवल स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि जो मांगे आपने उठाई है उसके ऊपर पॉलिसी क्या है। पॉलिसी सबको पता है, प्री 2006 वालों को एमएसपी लागू नहीं है। अब एमएसपी लागू करने के लिए उनको भी एमएसपी देने के लिए मांग उठाई जा रही है, तो उसके लिए काम करना चाहिए, ना कि ये फालतू व्यर्थ में उनका जवाब देकर। जवाब सबको पता है, एक जवान जो भर्ती होता है उसको पता है कि 2006 से पहले वालों का एमएसपी लागू नहीं है। 12वां पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ वन मैन जुडिशियल कमेटी। जैसे वो जवान मांग कर रहे हैं, वन मैन जुडिशियल कमेटी में जो भी रिकमेंडेशन है उसको लागू किया जाए। तो कहा जा रहा है कि वन मैन जुडिशियल कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, लेकिन ये अभी भी मिनिस्ट्री में अंडर एग्जामिनेशन है। इसके ऊपर अभी भी विचार विमर्श चल रहा है रक्षा मंत्रालय में कि क्या किया जाए। इस ओएम जैसी रिपोर्ट को रखा जाए रक्षा मंत्रालय में या फिर जो कमेटी को वापस सौंप दिया जाए, इसका क्या एग्जामिनेशन करना है। आरटीआई के जरिए जो कॉपी आई उसका हम सब ने एग्जामिन कर ली, उसको पढ़ लिया, देख लिया, अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन है, कुछ जेसीयू के फेवर में है, कुछ अगेंस्ट है। लेकिन जो फेवर में है वो तो करो, अगेंस्ट में है तो वो तो पहले से अगेंस्ट में थी और उसको नहीं करना चाह रही है। चलो ठीक है, ओएम जैसी रिपोर्ट भी रिकमेंड नहीं करना चाह रही है, लेकिन जो फेवर में है उसको तो करना चाहिए। जैसे पीएमआर को भी ओआरओपी मिले, रिजर्विस्ट को फुल पेंशन मिले, सर्विस पेंशन के बराबर अधिकार मिले, इस प्रकार की 4-5 पॉइंट अच्छे अच्छे उसमें रखे हुए हैं, विडोज के लिए, डिसेबल्ड पेंशन के लिए। और फाइनली यहाँ पे पॉइंट है पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेसिया अवार्ड टू इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हु पार्टिसिपेटेड इन 1965 एंड 1971 वार्स। तो 12 पॉइंट यहाँ पे जेसीयू एंड ओआर के थे, तो एक पॉइंट ऑफिसर्स का भी शामिल कर लिया। वो भी मांग कर रहे हैं कि 1965 और 1971 की जो लड़ाई में लड़े हैं उनको एक्स ग्रेसिया दिया जाना चाहिए। तो कहा कि एट प्रेजेंट नो सच पॉलिसी टू ग्रांट एक्स ग्रेसिया अवार्ड टू इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ एनी वार एग्जिस्ट। लड़ाई में कोई लड़ लिया तो उसको एक्स ग्रेसिया लागू नहीं है ईसीओज के लिए और एसएससीओज के लिए। तो आगे आप देखो नीचे आप बात समझो, एजीपीएस 5 को, डीपीए नेवी को, डीएवी एयर हेडक्वार्टर और जॉइंट सीजीडीए पेंशन दिल्ली को, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन ऑब्लिक ग्रीवेंस, इनको लिख दिया है कि आप इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड इन द मैटर मे बी डिस्पोज्ड ऑफ एट योर एंड ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड फैक्ट्स। यानी आज के बाद इन 13 पॉइंट के ऊपर जेसीयू एंड ओआर की ओर से कोई भी रिप्रेजेंटेशन आता है तो आप इस लेटर का हवाला देते हुए उनको डिस्पोज ऑफ कर दो, ख़त्म कर दो, उनको जवाब दे दो कि 20 जुलाई 2023 के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन लेटर के अनुसार आपकी मांग मानने योग्य नहीं है, कृपया इसके ऊपर पत्राचार ना करें। यानी जेसीयू एंड ओआर का मुंह बंद करवाने के लिए लेटर जारी हुआ है। तो रिप्रेजेंटेशन जो भेजी गई थी उनके ऊपर यहाँ पे रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने जवाब दे दिया है। और अब साथियों जो 13 मांगे हैं, 12 जेसीयू एंड ओआर की और एक इसमें अधिकारियों की मांग है। अब आप खुद समझ सकते हो कि जो मांगे आपकी है वो मांग आप किस लिए कर रहे हो कि अधिकार के मुताबिक फ़ायदा लेने की। लेकिन यहाँ पे आपको इस लेटर के जरिए ये बताया जा रहा है कि उसके ऊपर पॉलिसी क्या है। पॉलिसी आपको भी पता है, हमें भी पता है, सरकार को भी पता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भी पता है। लेकिन जेसीयू एंड ओआर की मांग है वो कोई ऐसे नहीं है कि पॉलिसी होते हुए किसी चीज़ को मांग कर रहे हैं। पॉलिसी सही नहीं है, उस पॉलिसी में सुधार के लिए मांग कर रहे हैं। तो आप उनकी मांगों को ऐसा तो दरकिनार नहीं कर सकते कि इस पर ये पॉलिसी है, उस पर वो पॉलिसी है, इस पर कोई प्रपोजल नहीं है या ये नहीं है। आपको इन मांगों को आगे पेश करना चाहिए। जो भी नेक्स्ट पे कमीशन है उस पे कमीशन में रिकमेंडेशन के लिए भेजना चाहिए, या फिर इनके लिए अलग से कोई प्रपोजल लागे रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के पास में भेजना चाहिए कि ये एक्स सर्विसमैन की ऐसी मांगे हैं, जेसीयू एंड ओआर इस प्रकार की मांग उठा रहे हैं। उनको आप टर्न डाउन नहीं कर सकते। इस मांग को आगे भेज के प्रपोजल में डाल के अप्रूवल करवाएं ताकि जेसीयू एंड जवानों को उनका अधिकार मिल सके, उनके साथ में न्याय हो सके। मैंने आपको 20 जुलाई 2023 के लेटर के बारे में जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से जारी हुआ है, इसके बारे में हर एक कंटेंट को समझाया।
आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। ये लेटर इसलिए हर कोई सोचेगा कि इंग्लिश लिखी हुई उसमें हिंदी में बताने का क्या फ़ायदा, लेकिन हमारे 70% भूतपूर्व सैनिक इस मामले में जागरूकता कम रखते हैं। 30% हो सकते हैं कि अच्छे नॉलेज वाले हो। उन 70% के लिए यह वीडियो है, वो इस बात को समझे कि आपके मुद्दों को लेकर सरकार ने क्या जवाब दिया है। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल द्वारा दी जाती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।